दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था, कुछ पर्सनल इशू का मैं बात कर सकता हूं या खुल्लम खुल्ला बात करूं तो मेरे जो दादाजी हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, तो आंख का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा हॉस्पिटल में थे कुछ दिनों से, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसके लिए सॉरी। और अब जो सेशन स्टार्ट होगा, आशा करूंगा कि अगर इस तरह की कोई स्थिति नहीं पैदा हुई तो जो हम लोग चीजें ले रहे थे उनको मैं लगातार लूंगा। इस बीच बहुत सारा कॉल्स और फोन कॉल्स आया, तो उन सभी लोगों के लिए मैं माफी चाहता हूं जिनको बहुत ज्यादा परेशानी उठाना पड़ा। और जो लोग पढ़ते हैं एक्चुअली उनको परेशानी हुई, और जो लोग नहीं पढ़ते उनको परेशानी की तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो आज मैं इस सब का बात ना करते हुए सबसे पहले मैं बात करता हूं आज के चैप्टर का। जैसे कि पिछला जो मैंने एक वीडियो जो लिया था वो उसमें पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, तो वो वाला वीडियो सबसे पहले आप देख लो, 10 के 10 टॉपिक देख लो। अब हम लोग एक नया टॉपिक पे आए हुए हैं और ये टॉपिक है भूगोल का, यानी कि जो ज्योग्राफी का जो सेकेंड चैप्टर है हम लोग का वन एवं वन्यजीव संसाधन, हम लोग इस पे बात करेंगे। यानी कि भूगोल के अध्याय 2 का बात कर रहे हैं, वन एवं वन्यजीव संसाधन, इस चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल ये चैप्टर स्टार्टिंग है, भूगोल का पहला भी चैप्टर मैंने लिया है, आप वो देख सकते हो प्लेलिस्ट पे जाके। तो मैं इस चैप्टर पे बात करता हूं क्योंकि आप लोगों का डिमांड था कि जो भूगोल है सर उसमें वन एवं वन्यजीव संसाधन का चैप्टर ले, तो मैं इस पे बात कर लेता हूं सबसे पहली बात। तो उससे पहले जो लोग प्रीतम एकेडमी में नए हैं और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल का आइकन भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है मैं उस पर बात करूंगा कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो उसे मिटाकर दिखा। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज का जो चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, वन और वन्यजीव संसाधन है क्या। तो देखिए, संसाधन मतलब क्या होती है, आवश्यकता। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि संसाधन का अर्थ ही क्या होता है, आवश्यकता। ऐसी वस्तु या ऐसा कोई भी चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, आपके नीड्स को पूरा करता है, सारी वस्तुएं क्या होती है, संसाधन ही होती हैं। लेकिन और भी मैंने उसमें कुछ कैटेगरिया बताया था चैप्टर 1 में, आप देख लेना। तो पहले से बेसिकली जान लो कि आपकी आवश्यकता को पूरा करने वाला। तो यहां पे बात रहा कि क्या सर वन और क्या सर वन में रहने वाले जीव हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है क्या। मैंने क्या बोला कि सर यहां पे संसाधन का अर्थ होता है कि जो आवश्यकता पूरा करता है, और यहां पे क्या है, वन एवं वन्यजीव। तो सर आप मेरे को बताएं गुरुजी, क्या वन जो क्षेत्र है यानी कि जो जंगल झाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है वो, और आप जो जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं या जो जंगल में रहने वाले प्राणी या जीव होते हैं, क्या वो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रही है। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो जंगल वाले इलाका से होंगे, अगर वो झारखंड से हैं तो उनको बेसिकली पता होगा कि जो जंगल होता है वो किस तरह से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लीजिए। और जो शहरी क्षेत्रों में होते हैं उनको कुछ कुछ पता होता है। एक बेसिकली जान लो, आप लोग अगर घूमने जाते हो, अगर शहर के बच्चे हो और आप लोग घूमने जाते हो, तो कहीं ना कहीं घूमने की जो आवश्यकता आपकी है वो तो जंगल पूरा कर दिया कि नहीं। और कोई अगर जंगल से है, मेरे शेर शेरनी, अगर मेरे शेर शेरनी कोई जंगल से, उनको पता होगा वो महुआ बिछने जाते हैं जंगल को, लकड़ी चुनने को जाते हैं जंगल को, वो फुटका होता है ना छाती, और मैं ऐसे बात करूं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग उसको, कुकुरमुत्ता, ये जो सारी चीज होते हैं, खुखड़ी, ये सब कहां मिलते हैं, जंगल को। तो जो जिनको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो जंगल से प्राप्त कर सकता है। आप देख सकते हो लकड़ी भी मिलता है, आप देख सकते हो वहां से फल फूल मिलते हैं। अगर आपकी आवश्यकता है तो आप उठा के जाओगे ना। जो बच्चे मंदिर के पास फूल लेते हैं, शहर के बच्चे जो फूल खरीदते हैं, वो फूल आया कहां से, हो सकता है उस जिसने बेचने के लिए जो बैठा हुआ है वो जंगल से लाया होगा। आपने नारियल का पानी आप पी रहे हो, तो क्या वो नारियल का पानी जंगल से, वो नारियल जंगल से लाया जा सकता है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ गुरुजी, तो किसी ना किसी तरह से ये जो जंगल है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आप बोलोगे हाँ गुरुजी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वन एवं वन्यजीव क्या करते हैं, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। बात करें, आप थोड़ा चैप्टर पे आगे जाते हैं तो समझिएगा मेरे लड्डुओं की। सबसे पहले मैं बात करें कि अगर हम लोग बात करें जो हमारे पूरे हमारे ब्रह्मांड में जितने सारे ग्रह हैं
उन सारे ग्रहों में से अगर मैं सबसे ज्यादा जीव जानवर का बात करूं, अलग अलग टाइप के जीव जानवर का, तो वो ज्यादातर पृथ्वी में पाया जाएगा। अब हाँ या ना बोलोगे? हाँ। मान लिया जाए कि केवल अगर मैं बात करूं शुक्र का, मंगल का, बुध का, जितना भी पृथ्वी को छोड़ दिया जाए, तो लगभग में सब में एक जैसा, अगर एक मानने वाली बात किया जाए तो सब में एक जैसा क्या है, आपको जीव जंतु मिलेगा। लेकिन केवल पृथ्वी ऐसी है जिसमें एक आपको एक्स्ट्रा जानवर देखने को मिलेगा, एक एक्स्ट्रा जीव देखने को मिलेगा, और वो आदमी के नाम पे है, बाकी किसी में नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा विविधता आपको देखी गई है। अब बात समझिएगा, हम लोग बात करते हैं जो हमारी पृथ्वी है, इस पे हम लोग वन्यजीव संसाधन का बात करेंगे। पहले हम लोग क्या बात करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे किस किस तरह के वन्यजीव संसाधन या जो भी कुछ प्राणी मौजूद है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप बोलोगे गुरुजी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो बोल रहा हूं कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो लोग चैनल पर नहीं है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब करें, तभी आपको समझ में आएगा इस चैनल का वैल्यू क्या है। क्योंकि बोला गया है ना, शेर बनो, ठीक है, बोला गया है सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। अरे तुम तो मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। और हमारा टारगेट ही है, क्या टारगेट है कि एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आना है। और एक भी क्वेश्चन चैप्टर से अगर छूट जाए ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाना, ये मेरा दावा है। तो समझिएगा, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी पर, किस पे बात करें? पृथ्वी पर। जैसे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे जैव विविधता वाला या जीवों में विविधता सबसे ज्यादा पृथ्वी में पाया जाता है। तो भाई ऐसा क्या पाया जाता है सर? ऐसा क्या पाया जाता है सर? तो गुरुजी समझिएगा मेरे बात को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे तत्व, ऐसे कुछ चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे सूक्ष्मतम जीवों का बात करूं, तो पृथ्वी में सबसे सूक्ष्मतम जीव भी है। जैसे आप जीवाणु का बात करते हो, क्लास 9 में अपने पढ़े होगा। आप बैक्टीरिया का बात करते हो, अपने वहां पे पढ़ा होगा। यानी कि मैं जीवाणु का बात कर सकता हूं, बैक्टीरिया वायरस का मैं बात कर सकता हूं। या आप लोग जोक देखते ना, लड़कियां बहुत डरती है इससे, जोक से, खेतों पे होता है, ठीक है, जो गांव देहात के होंगे उनको पता होगा। तो जो सूक्ष्म जीव होता है, चाहे आप सूक्ष्म जीव का बात कर लो या विशालतम जीव का बात कर लो, या आप सूक्ष्म जीव का बात कर लो, जैसे जीवाणु हो गया, आपका वायरस हो गया, विषाणु हो गया। तो जीवाणुओं से भी छोटा क्या होता है? वायरस होता है, सूक्ष्म जीव होता है। तो वो सारे भी चीज मौजूद होते हैं। आप देखोगे सीक्वेंस वाइज बात करूं तो जोक तो थोड़ा बड़ा होगा, जीवाणु थोड़ा उससे छोटा होगा। लेकिन जैसा मैं बात करूं, यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह आप लोग लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो वायरस। क्या लिख सकते हो? वायरस। तो वायरस जो होगा ये दोनों से भी छोटा होगा। तो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जीव भी हमारे क्या है? पृथ्वी में मौजूद है। और विशालतम से विशालतम जीव भी हमारे पृथ्वी पे मौजूद है। जैसे आप बात करोगे हाथी का तो ये विशाल जानवर है कि नहीं? आप बात करोगे ब्लू व्हेल का तो ये भी विशालतम है कि नहीं? आप पेड़ में बात करोगे तो जो वट वृक्ष है वो सबसे विशालतम है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, आप बोलोगे हाँ सर। तो समझिएगा मेरे गुरुजी, पृथ्वी पर क्या है कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जीव भी मौजूद है और विशाल से विशालतम जीव भी मौजूद है। तो एक तरह का यहाँ पे जैव विविधता किसमें देखने को मिला? जीवों के बीच में देखने को मिला। आप बोलोगे हाँ गुरुजी, मेरे को तो समझ में आ गया। अब आप समझिएगा कि आखिर इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है, चाहे आप सूक्ष्मतम जीव का बात कर लो या आप अधिक सबसे विशाल से विशालतम जीव का बात कर लो और बीच में जो एवरेज वाले हैं उसका भी बात कर लो। तो इन सभी जीवधारियों का अगर मैं बात करूं तो ये सभी लोग मिलकर, ये लोग सभी लोगों की संख्या बात करूं तो पृथ्वी पर करोड़ों से अधिक है। क्या है? करोड़ों से अधिक है। यानी कि करोड़ों जीव जंतु जो है, या मैं बोल सकता हूं वन और वन्य जीव संसाधन, यहाँ पे वन और वन्य जीव संसाधन यानी कि जंगल, पेड़ पौधों की संख्या और जानवरों की संख्या, जीव जंतुओं की संख्या भारत में नहीं, पृथ्वी पे कितना है? करोड़ों है। आप बोलोगे हाँ सर। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि पृथ्वी पर जीव जंतुओं की, जीवधारियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं पृथ्वी पर? तो आप क्या बोलोगे? करोड़ों। क्या बोलोगे? करोड़ों। क्वेश्चन क्या आएगा मेरे रसगुल्लो कि बताइए पृथ्वी पर जीवधारियों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर बोलेगा तो करोड़ों होगा। बात करें, लेकिन आप बात करते हैं कि जैव विविधता के बारे में समझेगा। जैव विविधता, जैव माने होता है जीवन, विविधता माने क्या होता है? अलग अलग प्रकार से। तो जैव विविधता के बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। आप समझिएगा, क्या सभी पेड़ पौधे एक जैसे होते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं। क्या सभी जानवर एक जैसे होते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं। क्या सभी पादप एक जैसे होते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं।
तो ये जो विभिन्नताएं आप देखने को मिला कि इसका स्वरूप अलग है, इसका स्वरूप अलग है, ये अलग प्रजाति के लोग हैं, इसका काम अलग है, ये इस तरह का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बनावट में चेंजेस है, यही क्या है, जैव विविधता। कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पानी में रहता है, कोई स्थल में रहता है, कोई पानी और स्थल दोनों में रहता है, कोई आकाश में रहता है। तो सबका बनावट अलग अलग है। आप बोलोगे हाँ सर, तो यही क्या है, जैव विविधता। तो अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा जैव विविधता पृथ्वी पर कहां पाया जाता है, क्या मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जैव विविधता का, तो आप जिस क्षेत्र में, जिस आवास में रह रहे हो, यानी कि मैं बात करूं भूमि पर, कहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, हमारे आवास स्थान यानी भूमि पर। हम लोग तो पानी में नहीं रहते हैं, हम लोग कहां रहते हैं, और ना ही हम लोग कहां पे रहते हैं, ना ही हम लोग कहां पे रहते हैं, आकाश में रहते हैं, हम लोग कहां रहते हैं, भूमि पर। तो हमारा जो पृथ्वी का जो स्थल है, इस स्थल में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पे जीव जो है वो अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। किसी का गर्दन बड़ा होगा, किसी का नाक बड़ा होगा, है कि नहीं। तो यही सारा क्या है, जैव विविधता। यानी कि जो अपने हिसाब से अपना कार्य को करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी गधे होंगे, सारे जितने भी गधे होंगे वो एक कलर के होंगे, उनमें भी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। सारे जो कुत्ते होंगे वो गली के कुत्ते होंगे, कुछ जंगली कुत्ते भी होते हैं आजकल के। तो इस तरह का जैव विविधता आपको देखने को मिलेगा हमारे स्थल में। अब आप समझिएगा कि कारण बताइए गुरुजी, कि क्या कारण है कि पृथ्वी पर हमारे आवास क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है गुरुजी। तो मेरे रसगुल्लो आप लोग समझिएगा यहां पे कि अगर हम लोग बात करें तो आप मानव जानते हो ना, ये सबसे खतरनाक प्राणी है और सबसे विवेकशील भी प्राणी, क्योंकि बोला गया ना जिसके पास ज्यादा बुद्धि होता है वो एक तरह से खतरनाक होता है, और जिसके पास, नहीं बोला गया, जिसके पास कम बुद्धि होता है वो खतरनाक होता है। तो ज्ञान जो होता है ना वो एक भरा हुआ लोटा है। अगर मतलब मैं बोल सकता हूं कि ज्ञान जो होता है ना वो एक लोटा है, और आपने जितना सीखा उसमें भरा हुआ पानी है। तो अगर आपने सही मायने में अच्छे से सीखा है तो वो लोटा भर जाएगा, और आप जब उस लोटे को लेके चलोगे ना इधर उधर इधर उधर, तो उसका पानी जो है ना वो बाहर नहीं निकलेगा, छलक के बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ज्ञान कम लिया है ना तो वो छलकना शुरू करता है और लोटा से बाहर आता है। तो बोला गया ना कि अधगल गगरी छलकत जाए, तो जिसके पास ज्ञान कम होगा वो उड़ना शुरू करता है, वो लड़ना शुरू करता है। बोला गया है ना कि कभी भी ग्रंथ पुराण आपस में नहीं लड़ते, ग्रंथ पुराण कभी आपस में नहीं लड़ते, पढ़ने वाले लड़ाई करते हैं, पढ़ने वाले लड़ाई करते हैं। तो मेरे बातों को समझिएगा कि अगर हम लोग बात करें कारण का सर, तो मानव और जो दूसरे जीव होते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जटिलता जो देखने को मिला जैव विविधता का कारण समझिएगा कि मानव और जितने भी अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं सभी मिलकर क्या करते हैं, सभी मिलकर क्या करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों कि बताइए कि जैव विविधता से क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता से मानव को या पूरे पृथ्वी को या पूरे संसार को किस तरह का फायदा होता है। तो हम लोग फायदा का बात करें तो मानव और दूसरे जीव मिलकर क्या करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये पारिस्थितिकी तंत्र का अगर मैं मानव का बात करूं तो ये मानव केवल एक हिस्सा है, ना कि मानव ही पारिस्थितिकी तंत्र है। आप इस दुनिया में छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़ा से बड़ा जीव का बात करो तो ये लोग एक दूसरे पे आश्रित है। तो ये जो एक दूसरे पे आश्रितता जो होती है, निर्भरता जो होती है, यही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। अब आप समझिएगा, मैं कुछ वास्तव में आगे जाकर मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा समझ लो आप चीजें। अगर पानी नहीं होगा तो मछली नहीं होगा, और मछली नहीं होगा तो पानी साफ नहीं होगा। मैंने क्या बोला कि अगर पानी नहीं होगा तो मछली नहीं होगा, तो मछली की निर्भरता पानी से है, और अगर मछली नहीं होगा तो नदी नाला साफ नहीं रहेगा, तो नदी नाला साफ रहेगा यानी कि पानी का अस्तित्व किससे है, मछली से। आप लोगों ने समझ गया कि एक दूसरे की जो निर्भरता होती है वही क्या दर्शाती है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, वो दर्शाती है पारिस्थितिकी तंत्र।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मानव और जो दूसरे प्राणी है, जिससे जितने भी जीव पृथ्वी पे मौजूद है, चाहे आप विशाल वट वृक्ष का बात कर लो, हाथी का, वेल का, इतना बड़ा वृक्ष का, चाहे सूक्ष्म जीव से लेकर बैक्टीरिया तक का बात कर लो, तो सभी मिलकर क्या करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और पूछेगा इसमें मानव की क्या भूमिका है, तो आप क्या बोलोगे मेरे बच्चों कि मानव बस इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक सामान्य सा, एक तुच्छ सा एक हिस्सा है, एक सामान्य क्या है, हिस्सा है। अब बात आपको यहां पे समझ में आ गया। अब बोलेगा मेरे बहुत से बच्चे हैं जो पूछेंगे सर लाभ बताएं, सर फायदा बताएं। तो बच्चों फायदा बहुत है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को मैं फायदा बता दूं। तो मेरे रसगुल्लो मेरा सुनना मेरे बात को कि अगर आज हम लोग अपना अस्तित्व में जी रहे हैं या कोई भी जीव अपने अस्तित्व में है, तो उसका सबसे बड़ा अंग का मैं बात करूं तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है। और जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो अलग अलग तत्व है, उसी के कारण कोई भी जीव अपने अस्तित्व में रहता है। बात को समझिएगा कि जैव विविधता ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। आपको मोटा मोटी समझना है कि जीव विविधता ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, और पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के कारण ही आज जो ये अस्तित्व देख रहे हो पूरे पृथ्वी का, कि पृथ्वी में जीवन पाया जाता है। यहाँ पे मार्क जकरबर्ग से लेकर मैं बोल सकता हूं कि हमारे राष्ट्रपति से लेकर यहां तक कि आप जो चाहे आप न्यूटन का बात कर लो, चाणक्य का बात कर लो, या आप राजा महाराजाओं का बात कर लो, सबका अस्तित्व, चाहे आज अपना बात कर लो, आने वाले आपके बाप दादा, आने वाले आपके बेटा बेटी, सबका अस्तित्व का बात कर लो, तो कारण क्या है, हमारे यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र है। हमारे यहाँ क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, और हम लोग उस पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा सामान्य सा हम लोग हिस्सा है। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र के कारण ही हम क्या है, अस्तित्व में है, हम क्या अपने अस्तित्व में है, यानी कि आज हम लोग जिंदा है। अब पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको समझाया ना कि मछली को जिस तरह का पर्यावरण चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको पानी मिल गया, और पानी को जिस तरह का पर्यावरण चाहिए कि वो साफ रहे, उसके लिए मछली काम करती है। तो अब अगर हम लोग जिंदा है तो हमें वायु चाहिए, पृथ्वी में वायु मौजूद है, क्या करते हैं गुरुजी, तो हम लोग सांस लेते हैं वायु से। बात क्लियर है। हमारे पास जल है, जल को हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। हमारे पास मृदा है, उससे हम लोग अनाज पैदा करके अपनी भूख मिटा देते हैं। आप ये छोड़कर आप मंगल ग्रह पे चले जाओ, आप मंगल ग्रह पे चल जाओ तो वहां पे वायु तो है, लेकिन सांस नहीं ले सकते हैं। मिट्टी तो है, उसमें उपजाऊ नहीं कर सकते हैं। पानी का भी कुछ ना कुछ तो अंश मिला है, लेकिन उसको पी नहीं सकते। तो वहां पे भी स्थिति मौजूद है, लेकिन जिस तरह का पर्यावरण, जिस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र हमारे पृथ्वी में है, उस तरह का और किसी ग्रह में नहीं मिला है। इस कारण से वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, किसी भी तरह का अस्तित्व है वो देखने को नहीं मिला है, यानी कि प्राणी वहां पे जिंदा नहीं है। अब बोलोगे गुरुजी समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में छापने के साथ समझ में नहीं आया है, मैं अगले वीडियो में 100% फिर से समझाने का ट्राई करूंगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पारिस्थितिकी तंत्र से कोई भी व्यक्ति अस्तित्व में रहता है। कैसे गुरुजी, मैंने बता दिया कि हमारे पर्यावरण में, पारिस्थितिकी तंत्र में वायु है, उस वायु से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं गुरुजी, और सांस लेने से हम लोग जिंदा हो गए। उस पारिस्थितिकी तंत्र में एक जल भी मौजूद है, और उस जल को हम लोग पीते हैं गुरुजी, हमारी प्यास मिट गई। उस पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा भी आता है गुरुजी मेरे बच्चों, और उस मृदा से हम लोग अनाज को पैदा करते हैं और हम लोग अपना भूख मिटा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो जटिलताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, वही क्या करती है, हमारे अस्तित्व को रखने का काम करती है। अब समझिएगा, अगर हम लोग बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का, क्वेश्चन आता है और ये क्लास 9 में ही पढ़ा दिया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो क्या है, मैंने क्या बोला कि जीवों की जो विविधताएं होती हैं, और वो जो जीवों की जो विविधता है और वो परस्पर जो मिली हुई एक जटिल क्रिया के द्वारा जो बंधा हुआ है, उनकी जो बंधन है, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि जीवों की जो जटिलताएं हमारे आवास क्षेत्र में या हमारे पर्यावरण में पाया जाता है, तो उस विविधता
के कारण और उनके आत्मनिर्भरता के कारण, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के कारण वो लोग किसी ना किसी क्रिया से एक दूसरे से क्या है मेरे बच्चों में रसगुल्लो बंधे हुए हैं, और उसी बंधन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है मेरे बच्चों, निर्माण होता है। अब पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है तो समझ में आ गया, निर्माण बताएं तो जल, वायु और मृदा, जल, वायु और मृदा मिलकर क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वायु का भी बात कर दिया मेरे बच्चों में रसगुल्लो, यहाँ पे जल का भी बात हो गया और यहाँ पे मृदा का भी बात हो गया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? एक लाइक जरूर ठोक देना आप लोग। अब समझिएगा कि सर ये तो हम लोगों ने पहला सुना कि पारिस्थितिकी तंत्र से पहला होता है कि हम लोग अस्तित्व में रह सकते हैं, और ये जो तंत्र होता है वो किस पर निर्भर होता है, हम लोग अपना अस्तित्व में रह रहे हैं, हम लोग इसी तंत्र के कारण, पारिस्थितिकी तंत्र के कारण क्या है, हम लोग जिंदा हैं सर। और जिंदा का क्यों है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में केवल वायु नहीं है, या केवल जल नहीं है, या केवल मृदा नहीं है, इसमें तीनों का समावेश है। जल भी मौजूद है सर, वायु भी मौजूद है सर, और साथ में क्या है, यहां पे मृदा भी है। यानी कि जल, वायु में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सब पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर मौजूद है। जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर है, और जितने भी मृदा में रहने वाले जीव जंतु हैं मेरे गुरुजी, मेरे बच्चों, मेरे लड्डुओं, सारे क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर है। यानी कि अगर एक शरबत का पतीला लिया जाए तो इस पतीले में वायु में रहने वाले जितने भी चीजें हैं सारे मैंने उसको डाल देनी है, मृदा में रहने वाले जितने हैं सारे को डाल देनी है, और पानी भी क्या करनी है, डाल देनी है, और उसके बाद उसको क्या करना है, ऐसे घिर देना है, उसको हिला देना है, और जो एक शरबत का निर्माण होगा वो शरबत क्या रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र। तो अब बताओ, वायु में केवल तो वायु नहीं होता है, उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं। तो मान लो कि कहीं पे कोई वस्तु गिरा हुआ है, से जानवर ही मर गया, तो देखते हैं ना कुछ दिन के बाद वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो सड़ाता कौन है, जीव और जीवाणु मिलकर सड़ाता है। गिद्ध आके खाने लगते हैं, कुत्ते नोच के खा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में इनका संबंध है ना, तभी जाके पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र जीवित है। तो जिस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र जितना जटिल होगा, मैंने क्या बोला कि जिस क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र जितना जटिल होगा उस क्षेत्र की अस्तित्व का मैं बात करूं तो वो उतना महत्वपूर्ण, उतना महत्व वाला होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करें, बचा के रखें। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, कि वायु में जितने भी जीव जंतु पाए जाएंगे सबको बचा के रखो, वायु को दूषित ना करो। जल में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको बचा के रखो, यानी कि जल को दूषित ना करो। मृदा में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको दूषित ना करो, यानी कि मृदा को संरक्षण से बचाओ, मृदा का क्या करो, संरक्षण करो, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, पारिस्थितिकी तंत्र को बचा के रख सकते हो। क्वेश्चन आता है मेरे लड्डुओं कि पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बचाया जा सकता है, तो तीन चीजें बोलना, एक होगा वायु प्रदूषण नहीं करना है, दूसरा क्या बोलना, जल प्रदूषण नहीं करना है, और तीसरा क्या बोलना है कि मृदा प्रदूषण नहीं करना है। अगर आप ये तीन चीजों को रोक देते हो तो वहां की पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, वो जटिल होगा। क्या होगा, वो क्या होगा, जटिल होगा। क्या होगा, वो जटिल होगा, और आपका अस्तित्व बना हुआ रहेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र से फायदा, आप अस्तित्व में रह सकते हो, पहला। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के बिना हम लोग अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और याद रखिएगा, यही पारिस्थितिकी तंत्र के देख रहे हो, जितने भी पशु देख रहे हो या जितने भी आप लोग सूक्ष्म जीव देख रहे हो मेरे बच्चों, तो सभी का सृजन वो अगर पुनः अपने अस्तित्व में आ सकता है। कि मान लो एक बार कोई पेड़ है, वो क्या हो गया, मर गया। जैसे कि जब गर्मी आता है तो वो पेड़ मरता है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। तो फिर से वो पेड़ देखना कि वो जब बरसात आता है तो उसका एक पेड़ और निर्माण हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी पशु अगर वो मर रहा है तो फिर वो भी अस्तित्व में आ जाता है, या कोई सूक्ष्मजीव नहीं है तो वो बाद में आ जाता है। बेसिकली हम लोग पेड़ों का बात करते हैं। तो जो पेड़ होते हैं, आप देखते होंगे कि गर्मियों के दिन में जो पौधे होते हैं, जो घास होते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात आना शुरू, घास फिर से आ जाता है। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो और एक काम क्या करती है कि ये पुनः सृजन करने का काम करती है। क्या करती है, फिर से वस्तुओं का, चीजों का, वन्य जीवों का सृजन करने का काम करती है मेरे बच्चों।
तो आप बोलोगे हाँ गुरुजी मुझे तो याद आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र 3 फायदा देती है हमें, और भी फायदा देती है, लेकिन बेसिकली किताब में 3 दिया हुआ है। पहला, आप अपने अस्तित्व को बचा के रख सकते हो। दूसरा क्या, कि आप जिंदा रह सकते हो। और तीसरा क्या, ये मरे हुए को फिर से जिंदा करने का काम करती है, पुनः सृजन करने का काम करती है। यानी कि आपने एक आम का पेड़ लगाया और वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, वो फलने लगा, और किसी कारण से वो पेड़ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तो उस पेड़ से बना हुआ जो बीज था, वो बीज फिर क्या करेगा, एक नया आम का पेड़ बना देगा और उसके अस्तित्व को कभी बर्बाद नहीं होने देता। तो ये कौन करता है, पारिस्थितिकी तंत्र करता है। कौन करता है, पारिस्थितिकी तंत्र करता है। ये तो महत्वपूर्ण है सर। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर पारिस्थितिकी तंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो महत्वपूर्णता तो दिखा, लेकिन अगर हम लोग उत्पादन क्षेत्र पे बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र को अगर उत्पादन क्षेत्र पे बात करें मेरे बच्चों, तो ये प्राथमिक उत्पादक है। कौन है, प्राथमिक उत्पादक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। क्या करता है, भूमिका निभाता है। मैंने क्या बोला कि पारिस्थितिकी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण क्यों है सर, तो ये हमारे लिए प्राथमिक उत्पादक का काम करता है। अब भाई उत्पादक क्या है, तो मैंने जब इकोनॉमिक्स का जो मैंने क्षेत्रक लिया है कि भारत के क्षेत्रक, तो उसमें क्या था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का ये चैप्टर था। उसमें मैंने बताया कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में मैंने बताया, आप देख लेना। तो ये क्या है, हमारे लिए प्राथमिक उत्पादक है। मोटा मोटी सोच लो कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र ना रहेगा तो आप जैसे बांस से बने हुए टोकरी देखते हो ना, अभी कर्मा पर्व में सभी लोगों ने टोकरी यूज किया था, तो वो बांस ही नहीं रहेगा तो टोकरी कैसे बनेगा। आप जिस बाथरूम में नहाते हो ना, और अपने बॉडी को कोई और ना देखे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक आप लोग मैं बोल सकता हूं लकड़ी का आप एक बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो जिसको गेट दरवाजा बोलते हैं, वो नहीं बनेगा। तो सोच के देख लो, यानी कि जितने भी तरह के आप इमारती चीजों को देखते हो, जितने भी तरह का फैंसी वस्तुओं को देखते हो, वही अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये इस तरह से प्राथमिक उत्पादक है। आप चाय खाते हो ना, चाय पीते हो ना, चीनी आता है ना, तो चीनी बनता कहां से, गन्ने से। और गन्ने इसे पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा मिट्टी, जल और वायु के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो जब पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं रहेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं उसके जो अंग है, मृदा, जल और वायु ही नहीं रहेगा, तो ना ही गन्ना बनेगा और ना ही आप चाय पी सकते हो, ना ही आप रसगुल्ला खा सकते हो। क्या बात है मेरे रसगुल्लो। तो अब मैं बात करता हूं कि आप समझिएगा, ये तो हम लोगों ने बात किया पूरी पृथ्वी पर, लेकिन अगर हम लोग केवल और केवल भारत पे बात करें मेरे बच्चों, मेरे लड्डुओं, मेरे सेठ से नहीं हो, तो सुनिएगा मेरे रसगुल्लो कि हम लोगों ने पृथ्वी पर जैव विविधता के महत्व के बारे में देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता नहीं रहेगा तो हम लोग अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। क्या पृथ्वी पर एक देश है हमारा भारत, क्या इस भारत में जितने भी वनस्पति जात है या जितने भी प्राणी जात है, यानी कि जितने भी वन और वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आप देखोगे, अगर जैव विविधता यानी कि जीवों में विविधता जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे अच्छा है, अगर उसका मैं बात करूं तो जैव विविधता के आधार पर भारत उन सभी समृद्ध देशों में से एक में आता है, उन सभी समृद्ध देशों में एक में से आता है जिसमें जैव विविधता पाया जाता है। क्या मैंने बोला कि जैव विविधता के संदर्भ में बात किया जाए तो जितने भी देश जैव विविधता में अव्वल नंबर पे आता है, उन सभी के लिस्ट में एक और नाम आता है जिसका नाम है भारत। तो जैव विविधता के संदर्भ में यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जटिलता के संदर्भ में मैंने पहले ही बताया कि जैव विविधता जहां जितना मजबूत होगा, पारिस्थितिकी तंत्र वहां पे उतना स्ट्रांग होगा। तो मैं बात करूंगा तो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर यानी कि जैव विविधता के आधार पर भारत भी एक समृद्ध देश है, यह भी विकसित देश है, आप बोल सकते हो। कारण समझिएगा कि यहां पे ये कारण क्या है सर, कि ये भारत भी समृद्ध देशों में से एक में आता है। तो एक मैं बोल सकता एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में पता चला कि भारत में विश्व की जितनी भी उपजातियां हैं, यानी कि जितने भी जीवों के जातियां पाए जाते हैं, उन जातियों का, जैसे कि आप समझोगे जाति का मतलब क्या, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे मैं बात करूंगा कि समझ लीजिए छोटा सा सांप,
तो सांप के बहुत सारे प्रजाति होते हैं, कुछ विषैले होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ उड़ने वाले होते हैं। तो इस तरह से मैं बात करूं तो जितने भी वो सांप के जातियां हैं, या जितने भी गाय के जातियां हैं, जितने भी बकरी की जातियां हैं, जितनी भी मछलियों की जातियां हैं, मछली भी बहुत तरह की होती हैं। तो अगर मैं बात करूं विश्व की जितने भी जातियां पाई जाती हैं या जितनी भी उपजातियां पाई जाती हैं, उन उपजातियों का भारत में केवल 8%, कितना 8% जो जैव विविधता है वो भारत में पाया जाता है। समझेगा, ये रेशियो पूछता है हर साल कि विश्व की कुल उपजातियों का कितना प्रतिशत उपजातियां जो है वो भारत में पाई जाती हैं। तो आप कितना बताओगे मेरे रसगुल्लो? 8%। संख्या में बात करें तो लगभग 16 लाख। कितना? लगभग 16 लाख। तो सोच के देख लो, अगर भारत में 8% जैव विविधता पाया जाएगा पूरे विश्व का, यानी कि 92% बाकी विश्व के देशों ने ले लिया, तो एक समृद्ध देश है कि नहीं जैव विविधता के आधार पर, पारिस्थितिकी तंत्र के जटिलता के आधार पर नंबर 1 उस क्षेत्र में आता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ गुरुजी। तो ये रेशियो पूछता है और ये संख्या पूछता है, बात क्लियर है। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो ये जो जैव विविधता है, और या मैं बोल सकता हूं जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, या जो जैव विविधता, या जो भी हमारे पास जो समृद्धि है जैव विविधता का, वो घट गया है। यानी कि आज जितना भी जैव विविधता है ये उस समय का यानी कि 8% जैव विविधता का मात्र 2 से 3 गुना कम है। क्या है? 2 से 3 गुना कम है। यानी कि अभी अगर ये 1 था तो पहले कितना था? ये 2 था। अगर अभी ये 2 है तो पहले कितना था? 4 था। तो इतना ज्यादा से जो गिरावट देखने को मिला कि पहले जो था वो 1 था, अभी 2 है। यानी कि पहले अगर 16 लाख उपजातियां थी भारत में मौजूद, तो अभी आप देखोगे तो 4 लाख या कुल मिला के 8 लाख उपजातियां मौजूद है। तो अभी यहां पे आपका माइंड ठनका होगा। क्या होगा? माइंड ठनका होगा। और आप एक क्वेश्चन ठटाक से दाग दोगे कि सर कारण बताएं कि क्या कारण है कि अभी केवल 8 लाख या 16 लाख ही उपजातियां जो है भारत में मौजूद है, और उस समय की सबसे समृद्ध देशों में से एक थी जिसमें जैव विविधता पाया जाता है। और आज जो संख्या है मेरे बच्चों वो 8%, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 16 लाख से घटकर 8 लाख या 4 लाख हो गया है। क्या कारण है? तो कारण समझिएगा, पहला तो कि दैनिक जीवन में जो पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग रूपों का, विभिन्न तत्वों का किसी ना किसी तरह से डेली हमारा उपयोग होता है। पानी का भी उपयोग देख लो, वायु का उपयोग देख लो, और मिट्टी का उपयोग देख लो। उसमें भी हम लोग अलग अलग तरह का उपयोग करते हैं। वायु में भी क्या करते हैं हम लोग? बहुत तरह की चीजें होती हैं। जैसे कि अब हम लोगों ने एक फैक्ट्री खोला, उसका जहरीला गैस कहां पे डाल दिया? हम लोगों ने वायु पे डाल दिया। उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हुई नदी में डाल दिया, बचा तो फिर हम लोगों ने क्या किया? मृदा में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं वो दूषित होता है। तो जो डेली हम लोग जो भी दैनिक दिनचर्या में जिस तरह से उनका उपयोग कर रहे हैं, उस उपयोग के कारण कहीं ना कहीं वो पारिस्थितिकी तंत्र में खतरा हुआ, जैव विविधता में खतरा हुआ। और जब भी जैव विविधता में खतरा होगा, मैंने पहले ही बताया, आप अस्तित्व में नहीं रह सकते हो। तो यह पहला कारण था कि दैनिक रोजमर्रा में उनका उपयोग इस तरह से होने लगा कि उनका उपयोग हम लोग जरूरत से ज्यादा करने लगे। बात क्लियर है? पहला। दूसरा क्या है कि जो भी पर्यावरण हमको मिलता है, जो भी हमारा पर्यावरण जो मिला, जो भी आसपास के जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, उस क्षेत्र के प्रति हमारी जो संवेदना है, यानी कि जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? असंवेदना है। उसके प्रति हम लोग जागरूक नहीं है। ये 2 कारण के कारण क्या है कि जैव विविधता में ये 2 गुना कमी आया है। ये 2 से 3 गुना क्या आया है? कमी आया है। अब बताओ, 2 से 3 गुना अगर आपकी जैव विविधता में कमी आएगी तो पारिस्थितिकी तंत्र में 2 गुना 3 गुना मत सोचना, आप 200 गुना 300 गुना सोच सकते हो कि कमी आएगी। और जैव विविधता में अगर पारिस्थितिकी तंत्र में खतरा आ गया बाबू, तो मैं बोल सकता हूं कि फिर से दुनिया प्रलय होने से नहीं रोका जा सकता। और इस चैप्टर में हम लोग वही सारे चीजों को पढ़ेंगे कि जैव विविधता में इस 2 से 3 गुना कमी के कारण क्या क्या चीजें उत्पन्न हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो खैर, हम लोगों ने देखा कि जब जैव विविधता में कमी होती है, ये जो 2 से 3% वर्तमान समय में कमी हुई है, तो इस कमी के कारण किन किन चीजों में किस तरह का प्रभाव देखने को मिला, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस कमी का कारण क्या है? तो पहला, दैनिक जीवन में उन सारे संसाधनों का उपयोग, जैसे कि रोड बन रहा है तो जंगल में बना दिया, जंगल को काट दिया गया। खदानें बन रही है तो क्या किया गया? खदानों
में जंगल आते हैं, जंगलों को काट दिया गया। आप पढ़ोगे, एक सर्वे था जिसमें कोई बाघ रिजर्व करके था, जिसके अंदर में कुछ अबरक वगैरह या मैं बोल सकता हूं कुछ कीमती मैं बोल सकता हूं कि संसाधन पाया जाता था, तो उसको निकालने के लिए उस बाघ रिजर्व को छोटा कर दिया गया। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक अच्छा लगेगा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये सब कारण है। अब इसी कारण से कि दैनिक जीवन में उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं और पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता घट गई है। इसके कारण मैं बात करूं भारत में, तो वर्तमान समय में वनस्पति यानी कि उस समय जितने भी वनस्पति था, उस वनस्पति का अब केवल 10% वनस्पति हम लोग देख पाएंगे और जितने भी स्तनधारी जीव था उस समय का अभी मात्र 20% स्तनधारी बचा हुआ है। कि सोच लो कि पहले 100% था क्या वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, मात्र अभी 10% बचे हुए, 90% का ह्रास हुआ है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। पहले 100% वनस्पति स्तनधारी था, तो अभी कितना बचा है? अभी मात्र 20% बचा हुआ है। तो केवल इन दोनों के कारण। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अगर आप लोग जंगल वाले इलाकों से रहते हो तो जंगली लोगों का भी आप लोग क्या करो, सम्मान करो और जंगल का भी आप लोग सम्मान करो। और शहर में रह रहे हो, मैं बोलूंगा दोस्तों कि थोड़ा आप भी ट्राई करो कि जंगल और जंगल वासियों का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। तो इन सभी के कारण वर्तमान समय में वनस्पति जात 10% और स्तनधारी कितना रह गया? 20% रह गया है। इसे को मेमल्स बोला जाता है मेरे बच्चों, क्या बोला जाता है? मेमल्स। तो समझ लो कितना बड़ा ह्रास हुआ है केवल जैव विविधता में कमी के कारण। बात क्लियर है? समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा कि ये जो कारण हुआ कि इसके कारण 2 से 3 गुना जैव विविधता में कमी आया है, तो उससे भारत में 10% और 20% वनस्पति जात और स्तनधारी जात जो है मौजूद है। तो इसके कारण दो चीज का चीज बनता है, तो या तो वो सारे वस्तुएं लुप्त होने के कगार पर है, या तो वो लुप्त होने के खतरे पर है, या क्या हो गया होगा कि वो लुप्त होने के कगार पे है। या तो वो लुप्त हो गए हैं, या वो हमारे पर्यावरण से, हमारे उस पारिस्थितिकी तंत्र से वो सारे के सारे गायब हो गए। क्या हो गए होंगे? मर गए होंगे, या वो अस्तित्व में नहीं रहे होंगे। एक ये कारण हो सकता है। इन दोनों के कारण और इस ये गिरावट का बस 2 ही कारण हो सकता है। एक तो या कि वो सारे जो चीजें होते हैं वो लुप्त हो गए होंगे, वो अपने अस्तित्व को खो दिए होंगे किसी ना किसी कारण से, या ऐसा भी हो सकता होगा कि वो धीरे धीरे घट रहे हैं। क्या हो रहा है? घट रहे हैं। कि मान लो कि किसी क्षेत्र में 10 बाघ था और हम लोगों ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, तो ये 10 के 10 मर गए, यानी कि सारे लुप्त हो गए। या 10 था, अभी मौजूदगी 4 दिन में, अभी आज मैंने 10 देखा, 2 दिन के बाद देखेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद देखेंगे 6 हो जाएगा, ऐसा करके घटेगा। तो हो सकता है कि वो घट रहा होगा। ये 2 कारण के कारण इस तरह का हमको क्या देखने को मिला? कमी देखने को मिला। बात क्लियर है? या तो वो लुप्त हो रहा होगा, या वो लुप्त होने के क्या पे होगा? कगार पे होगा। जैसे हम क्या बात किए सर, कौन कौन से जीव जंतु है जो लुप्त हो रहे होंगे या लुप्त होने के कगार में है? तो मेरे रसगुल्लो नाम सुनना। पहला चीता, देख सकते हो चीतों की संख्या आज कम है। दूसरा गुलाबी सिर वाली बतख। दूसरा क्या है? गुलाबी सिर वाली बतख। क्वेश्चन आता है यहां से, ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा जो है वो लुप्त होने के कगार में है, या लुप्त हो रहा है, या उसके संख्या में कमी हो रहा है। तो चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, देखिएगा पहाड़ी कोयल। आजकल कोयल की संख्या एकदम ना के बराबर हो गया, कौवा भी बहुत कम संख्या में आपको मिलेगा। साथ में जंगली चीतेदार उल्लू। उल्लू कैसा उल्लू? जो चीतेदार, जिसका रंग कैसा था? चीतिया जिसको बोलते ना, चीतीदार कैसा था? उल्लू। उसके भी संख्या घट गया। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। मधुका इनसिग्निस क्या है? यहां से क्वेश्चन आता है कि मधुका इनसिग्निस और हुबर्डिया हेप्टेन्यूरॉन, ये जो 2 तरह की चीजें हैं, एक मधुका इनसिग्निस, और दूसरा क्या है? हुबर्डिया हेप्टेन्यूरॉन। ये दोनों भी प्रजाति क्या है? ये लुप्त हो रही हैं। और यहां से क्वेश्चन आता है कि मधुका इनसिफिगिया क्या है? तो आप क्या बोलोगे? जो जंगली एक महुआ का पेड़ होता है उसका एक किस्म है, और ये हुबर्डिया हेप्टेन्यूरॉन जो है वो घास की क्या है? एक प्रजाति। क्वेश्चन यहां से आएगा कि हुबर्डिया हेप्टेन्यूरॉन क्या है? आप क्या बोलोगे? घास की एक प्रजाति है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि मधुका इनसिफिगियस क्या है? तो आप क्या बोलोगे? जंगली महुआ का एक प्रजाति है। तो चीता हो गया, गुलाबी सिर वाला बतख हो गया, पहाड़ी कोयल हो गया, जंगली चीतेदार उल्लू हो गया, मधुका इनसिगियस हो गया, और हुबर्डिया हेप्टेन्यूरॉन हो गया। ये सब सारी प्रजाति, ऐसे और भी जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है? लुप्त हो रही है।
अब हम लोग देखेंगे कि इन लुप्त होने के कारण सरकार ने इन पे क्या कदम उठाया है और लुप्त प्रजाति में किसको रखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि लुप्त होने के आधार पे इसको कितना और क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।